हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये लेक्चर रहने वाला है पार्ट नंबर 17 और इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 16 या 17। ठीक है, लेक्चर में देख लेता हूं। लेक्चर नंबर होगा आपका, इससे पहले यानी कि पार्ट 1 किया हुआ था। ठीक है, हमने कौन सा किया था? पार्ट 1। यस, ये पार्ट नंबर रहेगा 17। ओके, इससे पहले देखिए कौन कौन सी चीजें की चैप्टर 3 से साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे कमेंट यहां पर ये भी देखने को मिले कि जो पहला पैराग्राफ है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं कराया। देखिए, मैं वही चीज करा रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट करती है, और जो भी रिपीट होगी आगे आने वाले चैप्टर्स में वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीजें हम नहीं देखेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला अगर चैप्टर 1 के बारे में बात करूं तो वो है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पहला पैराग्राफ मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिसको समझ में नहीं आया। कुछ चीज़ें नहीं दी हैं इस पर, बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोला गया है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद यही बोला गया है पहले पैराग्राफ में। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पैराग्राफ। ठीक है, यहां पर मैंने सिर्फ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, बट पहले पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, इसमें केशवानंद भारती केस है, वो मैं ऑलरेडी कराऊंगा आगे। ठीक है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाला आगे एक पूरा चैप्टर दिया गया है, इसलिए मैं जो चीज़ें आगे रिपीट होने वाली है डिटेल में, फंडामेंटल राइट नहीं तो कराता मैं, डिटेल में आगे एक पूरा चैप्टर है तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप ये इंश्योर हो जाइए कि बस जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ वो आगे रिपीट होगी जो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ पहले पैराग्राफ का जो चीज़ें आपको देखनी है। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जिसमें 7th है, 42nd है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े सुधार किए गए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में 1973 में ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ बदली जा सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कभी बदला नहीं जा सकता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट हटाना चाहते हैं तो वो नहीं हटा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर, मतलब कौन है जो बदल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो है हमारी पार्लियामेंट। ओके, नाउ यहाँ पर यही बताया गया है पहले पैराग्राफ में कि केशवानंद जो भारती केस है उस पर यह देखने को मिला कि आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। दूसरा, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, डॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ये हो गया है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समझा, जो मुझे, देखिए, हाँ, जिसको लग रहा है कि कोई चीज़ समझनी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, मैंने ब्लेंड, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बता दिया, फेडरल कैरेक्टर बता दिया, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बताया मैंने, बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मेजॉरिटी जो रूल है वो समझ में नहीं आया, तो मैं ये बता देता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट ये वाला है टॉपिक 5th। ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें 5 टॉपिक दे दिए हैं कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, सिंपल सी बात है, अभी बीजेपी है, बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले तो सिंपल सी बात है, तभी तो वो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनिशियल में। ठीक है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को, क्योंकि ये बाद में आने वाला है। पार्लियामेंट वाला चैप्टर 22nd जो चैप्टर है वो पूछा जाएगा। अभी बेसिक चीज़ क्या है, ठीक है, आप वो मत देखिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, आप ये देखिए कि उस चैप्टर में मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसकी चिंता मत करो आप, और बेफिक्र होकर हमारे नोट्स को इंश्योर करो, और पॉलिटी में इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। फिर जो साइलेंट फीचर थे, ओके, सबसे पहला, बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से बोरो किया गया है। ओके, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं, बट ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब आप नहीं कि थोड़ा थोड़ा, चलो मैं बता दूंगा, बट उतना ज़्यादा आगे आने वाला है तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर देखो,
10th है, हम यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं ना पूरा, 9th तक कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी होती है और जुडिशियल की सुपरमेसी होती है। ओके, नाउ देखिए पार्लियामेंट में 10th जो फीचर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहने का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, जब 1975 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर लिया गया। बहुत बार क्या हो रहा था, जब दंगे वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, नेशनल फ्लैग को जला रहे थे, तो तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये बात की जाती है कि हम क्या करेंगे, एक लोगों की फंडामेंटल राइट को तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात देखने को मिली। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर हो जाएगा 1975 से लेके 77 तक। ओके, तो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया कि लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारी होनी चाहिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। आगे पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो चैप्टर में पॉलिटी की बुक में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि पार्ट 4A है। अभी मैं ये कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बेसिक फीचर जानिए सिर्फ। ठीक है, मैं देखिए फिर क्या होगा, लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ से पढ़ा के हुए नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब साथ साथ में अगर बुक भी खोलेंगे तो मैं बुक का भी बता देता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और दूसरा पार्ट 4A में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51A इससे रिलेटेड है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, सॉवरेनिटी को मेंटेन करे रहना। ठीक है, उसके बाद यही सब चीज़ें दी गई हैं। तो एक ये फीचर है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आगे आने वाला है। ओके, तो इसके बारे में अभी डिटेल में मत जानो, बस खाली जान लो कि आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सेकुलर स्टेट। ठीक है, आपसे मैं क्या करूंगा, जो भी चीज़ नोट से भी हैं और उसके साथ साथ बुक में जो चीज़ एक्स्ट्रा दी है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। सिर्फ उसको नोट से नहीं बनाने, क्योंकि आगे बार बार वो चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो मत बनाना, क्योंकि इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन एफर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख रहे हो, आगे भी पूरा चैप्टर वही पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, पहले पढ़ के वो क्या फ़ायदा है ना। लक्ष्मीकांत बुक में सिर्फ आपकी समझ के लिए वो दिया है। उसके बाद 11th फीचर है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारे देश का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र देश है, मुस्लिम राष्ट्र देश है, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर ऑफिशियल जो है रिलीजन है मुस्लिम। ठीक है, तो सेकुलर जो वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में, सेकुलर। ठीक है, 3 चीज़ें ऐड की गई थी 42nd में, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे वो देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, बट अभी ये याद रख लीजिए, भारत एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। भारत में, इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, यानी कि सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देना। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन देना। मान के चलो, चाहे हज जा रहा हो या कोई बड़ी पूजा हो, ठीक है, शिव जी की, तो जो भी चीज़ें हैं सभी धर्मों को जो हमारा स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है इक्वली सपोर्ट करती है, इक्वली रिस्पेक्ट करती है। किसी एक धर्म को आगे जो है अलग से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हमारे देश के द्वारा, इसी को कहते हैं सेकुलर स्टेट होना। दूसरा, अगर वेस्टर्न में बताऊं तो वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म होता है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है। ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं होता धर्म से रिलेटेड। एग्जाम्पल के बेसिस पे कहता हूँ, एग्जाम्पल भारत में थी पहले, जैसे सती प्रथा थी सती प्रथा थी। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल अभी रिसेंट एग्जाम्पल जैसे सबरीमाला टेम्पल है, हिंदू से रिलेटेड आ गया। अब वहाँ पर जो मेंसुरेशन एज वाली वीमेंस थी उनको अलाउड नहीं थी एंट्री, हालांकि ये धर्म और रिलेटेड वाला मुद्दा था। सेकुलर स्टेट का मतलब यही होना कि अगर कोई धर्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है कि उस धर्म में कोई नेगेटिव प्रथा चली आ रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नेगेटिव चीज़ को हटाएं। ठीक है, उस जो भी चीज़ है उस धर्म से रिलेटेड उस चीज़ को हटाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है रिलीजियस जितने भी धर्मों को इक्वली, बट वेस्टर्न में कंप्लीट सेपरेशन होता है, मतलब धर्म से गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। जो भी रिलीजियस, जो भी अपनी प्रैक्टिसेस हैं वो करें, बट
ना ही रिस्पेक्ट देना है, ना ही, मतलब सेपरेशन है, कोई वेस्टर्न मॉडल नेगेटिव इसलिए बोला जाता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। स्टेट को कोई मतलब नहीं है अपने जो भी रिलीजियस पीपल्स हैं उनसे, ठीक है, उनके यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसलिए इसे नेगेटिव सेकुलरिज्म में बोला जाता है। ओके, 12th देखिए, 12th अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब बहुत सिंपल है कि सभी लोगों के पास वोट का अधिकार होना, उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और दूसरा देखो, जब सेकुलर स्टेट पॉलिटी में आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, अब आगे जब फंडामेंटल राइट आ रहा है तो मैं इनको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। आप ये फिर अपने मन से मत पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 को भी रिसर्च कर रहे हैं, अपने मन से पढ़ सकते हैं, बट इसको पढ़ने का भी कुछ फायदा नहीं है, इसका पढ़ने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14, 25, 26 ये सब करने वाले हैं। यहाँ पर ये बोला जाता है कि इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, तो यहाँ पर वही है, जैसे आर्टिकल 26 के बारे में बात करूं तो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स सेक्शन शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देती है, इक्वल प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। बट अभी इस चैप्टर 3 का पूरा मीनिंग क्या है कि हमें फीचर्स जानने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा, उसकी डिटेल को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल आगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ओके, नाउ इतना सब हमने देख लिया, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हमारे संविधान में, हमारे संविधान ये कहता है कि 18 साल से जो भी 18 साल या उससे ऊपर का जितना भी है उनके पास वोट करने का अधिकार है। पहले ये अधिकार 21 साल तक दिया जाता था, कि यानी कि आप 21 साल के हैं या उससे ऊपर हैं तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी। बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में 21 ईयर को वोटिंग चेंज करके 18 ईयर कर दिया गया 1989 में, ठीक है। एक्ट कौन सा था, 1988, और किस वर्ष किया, 1989 में वोटिंग एज को बदल दिया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी लोगों को, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हमारा आज़ाद होने से के बाद ही ये डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी गई थी। बट वहीं यूएसए की अगर बात करूं तो विमेंस को, महिलाओं को 1920 में दी गई, वहीं ब्रिटेन में 1928 में दे दी गई, हालांकि वो पहले से ही आज़ाद देश थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है आप भारतीय नागरिक हैं, बस खत्म, उससे अलावा कुछ नहीं देखना, भारतीय नागरिक हैं। वहीं यूएसए में अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसए की भी नागरिकता होगी और जिस स्टेट में रहते हैं उसकी भी नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप के बारे में देखूँ तो बस वही चीज़ें हैं, इन इंडिया ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट वेयर दे आर बॉर्न रिजाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। वही है कि सभी, सिंगल सिटीजनशिप है तो पॉलिटिकल सिविल राइट्स सेम जगह आपको देखने को मिलते हैं, बट सिंगल सिटीजनशिप एक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का, हमारे संविधान ने बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई है। कैसे, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वो अपने बेसिस पर काम करती है, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल, हमारी यूपीएससी जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैग है और इलेक्शन कमीशन है, और ऐसी बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। हमारे संविधान में उनका टेन्योर मेंशन है, फिक्स्ड सर्विसेज कंडीशन मेंशन है कि यस इनका फिक्स्ड टेन्योर है, फिक्स्ड सर्विसेज है, इनको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट चाहे तो हटा दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है, ठीक है। बेसिक फीचर नहीं कह रहा हूँ, एक साइलेंट फीचर है, ठीक है। बेसिक फीचर तो जनरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये बेसिक फीचर है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि संविधान में कैसे सुधार करना है, तब बेसिक फीचर हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है। अगर बात करूं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हैं, ठीक है। मैं ये भी इंश्योर कर रहा हूं कि साथ साथ में आपको बुक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे छूटे ना। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर है।
सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साइलेंट फीचर किसका है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। इमरजेंसी प्रोविजन, आप ये बताइए कौन से एक्ट से बोरो किए गए हैं, कौन से एक्ट में था ये? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन से एक्ट में हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं? ठीक है, कौन से एक्ट से? ओके, नेशनल इमरजेंसी भी होती है, प्रेसिडेंट रूल भी होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। ठीक है, तो इन के आर्टिकल बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। देखो, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है 3 टायर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे संविधान में ये मेंशन है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पे। 73rd वाला किससे डील करता है? रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से। पार्ट 9 शेड्यूल 11 में मेंशन है। 74th म्यूनसिपैलिटी से डील करता है, अर्बन एरियाज में पार्ट 9A से, और शेड्यूल 12। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी ये भी आता है कि हमारा जो पार्ट 7 है उसको डिलीट कर दिया गया। इनिशियल में हमने पढ़ा था ना कि पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया। अब पार्ट 7 में ऐसा था क्या? पार्ट 7 डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। अगर आपसे बोला जाए 7th अमेंडमेंट एक्ट क्या है या पार्ट 7 था क्या, तो मैं ये कहूँगा कि पार्ट 7 बहुत सिंपल सी बात थी। जो भी हमारे पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे राज्य थे कुछ ऐसे नहीं थे। पहले हमारे राज्य 4 कैटेगरीज में बटे हुए थे, आप सबको पता होगा कैसे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। तो पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र। तो इस पे क्या हुआ था, दोबारा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करवाया गया, यानी कि हम अलग से राज्य बनाएंगे, अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। ऐसा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था इनिशियल में, जिसमें कि राज्यों को कैटेगराइज किया था, वो डिलीट किया गया। तो पार्ट 7 उसी से डील करता है। ओके, उसके बाद हम लास्ट आते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सिंपल है, हर जगह देखने को मिलेगी, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, मतलब रिसेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे दिया गया। इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंडामेंटल है वो DPSP में भी इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 43B में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक पार्ट भी ऐड किया गया है, पार्ट 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आर्टिकल भी डाले गए हैं 243ZH से लेके 243ZT। अब इसमें पार्लियामेंट एम्पावर है कि अगर कभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी हो तो पार्लियामेंट बना सकती है। कभी सिर्फ राज्य के अंदर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी हो तो स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर है कोई भी कानून बदलने के लिए। ठीक है, तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? बहुत सिंपल है। कोऑपरेटिव नाम से लग रहा है ना, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब एक साथ मिलके काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी हर फील्ड में आपको देखने को मिल जाएगी, कृषि में, हर चीज़ में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे 4-5 लोग आएंगे, किसान आएंगे, फाइनेंशियल के बेसिस पर समझाता हूँ। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, सपोज मान के चलो 10 लोग आए, इनका कॉमन विज़न है कि हमने अपने पैसे सेव करने हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, 100 रुपये इकट्ठा करेंगे। ठीक है, 100 रुपये इकट्ठा करेंगे, 10 लोग हैं तो मन की एक महीने में ये इकट्ठा कर ले रहे हैं 1000 रुपये। अब ये लोग सब बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही हर महीने चलते रहता है। सपोज ये गांव है और इसमें से इस पर्सन की बेटी की शादी है, तो ये लोग क्या करेंगे, उससे क्या निकालेंगे, पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, अपनी बेटी की शादी के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तो ये होता है। ठीक है, ये तो विलेज लेवल के बारे में बता दिया कि ऐसा कर सकते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो जब भी गाँव में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो 100 रुपये सब कलेक्ट करते हैं और वो वहाँ पर अपने लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, सपोज 10 किसान हैं, सेम 10 किसान हैं, इनको किसी कंपनी ने टारगेट दिया कि आप क्या कीजिए, हमें सेब दीजिए। तो सब लोग, सभी
खेती करते हैं सेब की, तो सब लोग क्या करेंगे, अपने सेब इकट्ठा करेंगे, सभी लोग एक को देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मिलके कुछ कोऑपरेट करके काम करना होता है, इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये छोटे लेवल पे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करती हैं। मैंने एक छोटे से हर एक सेक्टर का छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो पार्लियामेंट, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी हो तो पार्लियामेंट एम्पावर होती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब वही कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तराखंड में भी चल रही है, तमिलनाडु में भी, तब उसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। बट सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर उत्तराखंड में है, चलो गुजरात में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एक का नाम तो लिस्ट, चलो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य के लिए सिर्फ, ओके। एट द एंड मैं क्रिटिसिज्म बता देता हूँ। क्रिटिसिज्म में बहुत सारे दिए गए हैं, बट मैंने 3 क्रिटिसिज्म लिए हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का जो कि ब्रिटिशर्स ने ही इम्पोज किया था, प्रपोज किया था, और एलिफेंटा साइज का है, मतलब बहुत लंबा है, लेंदी है, तो ये इसके पीछे रीज़न भी है। बट आपको क्या क्रिटिसिज्म याद करने नहीं, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर पूरा हैंड रिटन नोट्स बना दिया। बट अब अगर आप कहेंगे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, किसी चीज़ में अगर रहा हो तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविज़न में यहाँ पर आर्टिकल दिए हैं, पर इमरजेंसी के लिए एक अलग सा चैप्टर है, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूँ उसके बेसिक चीज़ें। अभी देखिए चैप्टर का नाम साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है मैं थोड़ा सा आपको ये बता, क्योंकि हर एक फीचर के लिए एक अलग सा चैप्टर आपको मिलेगा, तो इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो भी चीज़ आपको समझनी चाहिए, ताकि ये आप इंश्योर हो जाए कि हाँ पॉलिटी की जो बुक है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके। इमरजेंसी प्रोविज़न में आर्टिकल दिए हैं, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं कि जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके लिए हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। फिर उसके यहाँ पर आर्टिकल भी दिए गए हैं, पीछे आप पढ़ सकते हैं। फिर शेड्यूल भी दिए गए हैं, तो आर्टिकल, शेड्यूल, इन सब को हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इन सब को जो शेड्यूल है, आर्टिकल हैं और प्रीएम्बल है, इन सबको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो शेड्यूल ऐसे पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। शेड्यूल क्या होते हैं ये मैं इससे पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। देखो क्रिटिसिज्म में बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, कार्बन कॉपी दिया था, अन इंडियन और एंटी इंडियन था। एंटी इंडियन इसमें ये बोला जाता है क्योंकि फॉरेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म है, देखिए क्रिटिसिज्म में कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना, क्रिटिसिज्म आपसे पूछते भी नहीं है, ठीक है। अनगार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर अपने जो बड़े बड़े दूसरे लीडर्स होते हैं क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनके बारे में जनरली आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, बहुत ज़्यादा लॉयर्स हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिले, ठीक है। दूसरा ये देखो, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को अब ये इंडिविजुअल के जो हैं व्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आपको जनरली पढ़ने नहीं पड़ते हैं। तो आई थिंक मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, और जो भी किसी एक साइलेंट फीचर को कहीं पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन ज़्यादा किया है तो वो अपने बेसिस पर लिख लो, बाकी आगे उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट होगी मैं उस बेसिस पे ही आपको करा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर हमारे लेक्चर को ही सुनेंगे तो इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है, क्योंकि पॉलिटी के लिए आगे भी तो ये लेक्चर आपको सुनना ही है। तो सिंपल सी बात है, एक सीक्वेंस बनाते हुए हम चलेंगे, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे, बट जो चीज़ आगे एक्सप्लेन होने वाली है मैं सिर्फ बता दूंगा कि वैसे मैंने कल बताया भी था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ें मिस हुई हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मिस हुई हैं, ठीक है। तो वो एक बार देख लो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आगे हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सब पढ़ लो, इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये चैप्टर होते रहेंगे तो फिर ये भी छूट जाएगा आपका, ओके। बाकी डेली के बेसिस पे रिवाइज करो, आगे हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल और बहुत सारे दूसरे चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।